हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed to increase the temperature of a body। देखिए, एक बॉडी कितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर, वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है आपका द मास ऑफ द बॉडी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर है, एक जैसा, मतलब आपने दो कंटेनर लिए हुए हैं। आपने क्या किया कि एक में डाल दिया 1 kg शुगर और दूसरे में आपने डाल दिया 2 kg शुगर। तो मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करी हुई है दोनों को। बस आप मुझे इतना बताइए कि इन दोनों में से अगर मुझे मान लीजिए इसका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस और इसका भी राइज करना है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे किस में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी? ऑब्वियस है कि आपका आंसर होगा ये, क्योंकि देखो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये मास पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये एक्चुअली आपका डिपेंड करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर पर भी। अब इसका मतलब क्या है? सेम वही हम दो कंटेनर ले लेते हैं, इसमें मैंने डाल दिया 1 kg शुगर, इसमें भी मैंने डाल दिया 1 kg शुगर। मतलब मैंने इस बार क्या किया, क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है दोनों में सेम ली है। सेम हमने अमाउंट ऑफ हीट दोनों को प्रोवाइड करी। बस बात सिर्फ ये है कि मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस और इसका मुझे राइज करना है 5 डिग्री सेल्सियस। और राइज का मतलब समझने की कोशिश करना, राइज का मतलब कुछ और होता है। जैसे कि इनिशियली इसका जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस था और मैं चाहता हूं कि अब वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो राइज कितना हुआ? 5 डिग्री सेल्सियस का हुआ। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे 5 डिग्री का फर्क लेके आना है, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, तो ऑब्वियस है ना कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में मुझे इस शुगर को ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इस केस में जो शुगर है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी का टेम्परेचर या जो चेंज है वो ज्यादा लेना है तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसका मतलब होता है। फिर मेरे पास बेटा तीसरा पॉइंट आता है और तीसरा पॉइंट कहता है द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब मटेरियल ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? देखिए बेटा, क्या है कि हर एक सब्सटेंस की ना हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर राइज करने का जो कैरेक्टरिस्टिक है सभी का अलग अलग होता है। मैं मतलब समझाता हूं। देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ना, मेरे पास, मान लेते हैं कि फिर से मैं दो कंटेनर लेता हूं। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 kg कॉपर डाल दिया। क्या डाल दिया? 1 kg कॉपर। और इसमें मैंने डाल दिया 1 kg वाटर। आप 1 लीटर वाटर भी कह सकते हो। तो मान लीजिए मैंने इसमें वाटर डाल दिया 1 kg। क्या डाल दिया? वाटर। ठीक है जी। मुझे ना, और मैंने सेम, मतलब क्या कर रहा हूं, मैं सेम सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं हीट के लिए। मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है वो भी 1 डिग्री सेल्सियस ही। लेकिन जो चीज देखने वाली होगी वो पता क्या होगी? वो ये कि कॉपर का ना 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी राइज कर जाएगा, इसमें अभी टाइम लेगा 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर एक मीडियम की ना, हर एक मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे कि कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है
वो होती है 385 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 केजी कॉपर लिया है ना, और उसका अगर टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी? 385 जूल। और वही अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर मुझे इसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो मुझे 4200 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये 3 फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। फिर हमारे पास आता है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। देखिए सिंपल सिंपल है, हमने इन दोनों को डिटेल में पिछले वीडियो में ही अच्छे से समझ लिया था। चलो एक बार हम और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की जो इंटरनल एनर्जी होती है, जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी उतना ज्यादा उसमें अमाउंट ऑफ हीट होगा। इंटरनल एनर्जी दो चीजों से बनी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी मटेरियल के अंदर जो होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से होती है, और जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोनों का सम कर दो, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। जिसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा उसमें हीट ज्यादा। टेम्परेचर एक्चुअली वो क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि अगर किसी दो बॉडी को अगर आपस में कांटेक्ट किया गया, मतलब जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, तो वो जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में हमें टेम्परेचर बताता है। हीट का जो एस आई यूनिट है वो जूल होता है, और टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन होता है। ये हमने स्टडी कर लिया था। जहां तक बात रहेगी अभी जो हमने स्टडी किया कि किसी बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट होगी, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास पे, टेम्परेचर पे और उस सब्सटेंस के मटेरियल पे। अभी मैंने आपके सामने वो डिस्कस किया। लेकिन किस बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी सब्सटेंस की ज्यादा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना उन सबका एवरेज ले लिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने देखी तो ज्यादा है, तो मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ना आपके जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह सकता हूँ। बट ये कैसे होती है, क्यों होती है, ऑब्वियस है, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना बता देता हूं कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, हीट को मेजर करने के लिए हम कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो बॉडीज सेम क्वांटिटी में ली हुई है, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ हीट उनको दी हुई है, बट उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक मान लो कॉपर है और एक मान लो मेरे पास पानी है, दोनों में मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट दे देता हूं। मान लेते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं, मैंने को 390 दोनों को दे दिया, तो कॉपर का तो 1 डिग्री राइज हो जाएगा, लेकिन पानी का नहीं होगा ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है तो सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों में होगी, वही सेम आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हो इसके लिए भी। फिर कहते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। मतलब ये कि अगर दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना, तो जो टोटल हीट हो गया ना वो इन दोनों का सम होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, कहते हैं व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होता है ना वो उन दोनों के लगभग बीच में होता है। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली बीच में, बोलना गलत होता है, बट इन बिटवीन द दीज टू वैल्यूज होगा आपका। अगर मान लो एक का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, एक का मान लेते हैं आपका है 20 डिग्री सेल्सियस, बॉडी मटेरियल सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, उनको आपस में कंडक्ट कर दिया आपने, तो अब इन दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। बट अगर मैं हीट की बात करता तो दोनों का सम कर देता। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे बेटा थर्मल कैपेसिटी के बारे में। बस एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि मेरे पास अगर एक कंटेनर है, उसमें मैंने एक सब्सटेंस रख दिया, क्या मास है कितना है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैं दूंगा उसको बेटा हम क्या देते हैं, हीट कैपेसिटी। क्या है ना कि जो अमाउंट ऑफ हीट है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होती है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। 3 फैक्टर्स थे, उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी था। जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आप लेके आना चाहते हो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा सी डैश, जिसको हम बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। सो ये बेसिकली आपकी हीट कैपेसिटी है। ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर। ये क्या है, ये आपकी हीट है। अब खुद सोच के देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 डाल दूंगा तो सी डैश किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर ना। तो बस आपकी डेफिनेशन भी इसी तरह बनी गई है कि हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इस टेम्परेचर जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और मैं आपको बताया था कि जब हम चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं तो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में डालो चाहे केल्विन में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये उसी से आया है जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी। तो जो सी डैश है बेटा आपका वो क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा, और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई, आपने कितनी सप्लाई करी डिवाइड बाय कितना टेम्परेचर में राइज आया, तो दोनों में डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, बात रह जाती है यूनिट की। तो अभी मैंने बताया बेटा सी डैश क्या होता है, क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो क्योंकि मैं एस आई यूनिट की बात कर रहा हूं बेटा, तो जो क्यू होता है उसका यूनिट होता है बेटा जूल, और जो आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है उसका होता है केल्विन, अगर मैं एस आई की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो यूज कर सकते हो बेटा आप जूल पर डिग्री सेल्सियस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है, क्योंकि ये ना पेपर में पूछा जाता है, ये नोट पूछे जाते हैं इस तरह के, कि अगर किसी वेसल का हीट कैपेसिटी 30 जूल पर केल्विन है तो उसका मतलब क्या हुआ। मतलब बहुत सिंपल है जी। मतलब ये है कि अगर मुझे उस वेसल का टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन लिखा तो मैं बोलूंगा बाय 1 केल्विन, तो मुझे 30 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यही इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर मुझे उस वेसल का टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 केल्विन तो मुझे 30 जूल ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो राइज करेगा। आई होप आपको हीट कैपेसिटी, ये नोड, ये सब समझ में आ गया होगा। गुड। अब हमें बात करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अभी हमने क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मुझे पर केजी के हिसाब से बता दो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी 1 केल्विन राइज करने के लिए। मतलब देखो, अगर आपको पिछला याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मान लीजिए एक कंटेनर है, मान लो उसमें मास m है, मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है, डेल्टा टी हो गया इसमें राइज। तो अमाउंट ऑफ जो हीट है वो 2 फैक्टर पे मतलब तो 3 फैक्टर थे, याद है आपको, मैंने मटेरियल बताया था, मास बताया था, और ये डेल्टा टी में, तो ये वही चीज अब होने वाली है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। तो जब इन दोनों को मिलाया गया तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी आ जाता है बेटा आपका। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये आपका ऐसे, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, अदरवाइज जो मैं याद रखता हूँ वो ऐसे रखता हूँ, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एक्चुअली क्या है ना, इसको याद करने का बस तरीका है, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हीट कैपेसिटी ना, मान लो मेरे पास अगर एक 10 kg शुगर है, मुझे उस 10 kg शुगर का टेम्परेचराइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो हीट कैपेसिटी मुझे बताएगी कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। लेकिन मैंने 10 का पता नहीं करना, मुझे 1 kg का पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी वजह से आपका फॉर्मूला बनता है स्पेसिफिक का, कि तुम्हारे पास हीट कैपेसिटी आ चुकी है 10 kg का, तुम्हें क्या चाहिए, 1 kg का चाहिए ना, तो डिवाइड बाय 10 kg कर दीजिए, मतलब डिवाइड बाय मास कर दीजिए। तो जैसे आप करेंगे तो आपको मिल जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों मेरा
एम सी डेल्टा टी के बराबर होता है। सी मेरा आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय बेटा एम डेल्टा टी, उसी को फॉर्मूला वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर देखो आप भी समझदार हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मास में 1 kg ले लूँ, सपोज यहाँ पे 1 kg, और डेल्टा टी यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता हूँ 1 केल्विन, तो जो सी है वो क्यू के बराबर आ जाएगा ना। बस वही आपकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन भी तो यही कह रहा है। डेफिनेशन आपका कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ सब्सटेंस की, तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए टेम्परेचराइज करने के लिए, और फिर यूनिट मास होता है जैसे 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बाकी बेटा फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल आपने Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी याद रखना है, और दूसरा Q इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी। बस ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी तो अपने आप हो ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं फटाफट। तो Q क्या होता है बेटा एम सी डेल्टा टी, तो सी आ जाएगा बेटा Q डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। चलिए जी, फिर Q के लिए जूल लगा दिया बेटा हमने, M के लिए क्या लगाएंगे kg, और डेल्टा टी की जगह पे लगा देते हैं केल्विन, नहीं तो आप डिग्री सेल्सियस भी लगा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जूल पर केजी पर केल्विन लिख सकते हो, या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। अगर आप चाहे तो कैलोरी की टर्म्स में भी लिख सकते हो बेटा, जूल की जगह कैलोरी डाल दो, और आपको पता है बेटा कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये सब टर्म्स आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा फैक्टर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पे नोट, अगर बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, तो इसका मतलब क्या है बड़े ध्यान से समझना प्लीज। यहाँ पे लिखा है पर ग्राम, तो आप बोलेंगे कि अगर मैं कॉपर का 1 ग्राम मास ले लेता हूं, अब केजी नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे ग्राम लिखा है, तो 1 ग्राम बोलोगे। तो अगर कॉपर का मैं 1 ग्राम मास ले लेता हूं और मुझे उसका टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 केल्विन, तो जो अमाउंट ऑफ हीट मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 0.4 जूल की होगी। बहुत सिंपल सा मतलब है, ये आपके सामने है। अब हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। देखिए ये बात जान लीजिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये देखा गया है कि जो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनमें आपको पता है गुड कंडक्टर कौन होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हीं की वजह से जो हीट है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है सारे मीडियम के अंदर, और उनका टेम्परेचर जल्दी से राइज होना शुरू हो जाता है। बैड कंडक्टर की प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए टाइम लगता है पूरे सब्सटेंस तक हीट को पहुंचने में और उसका टेम्परेचर राइज होने में, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बात जैसे मैंने आपको कहा कि जिसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो उसका मतलब क्या है कि बहुत कम एनर्जी या हीट एनर्जी देकर भी मैं उसके टेम्परेचर को राइज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट, देखो जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास दो मान लो कंटेनर है, अब एक में तो डाल दिया मैंने पानी, ठीक है, और दूसरे में डाल दिया मैंने कॉपर। सेम सब्सटेंस है, सेम टाइम के लिए मैंने हीट प्रोवाइड करी है दोनों को, तो आप ये देखेंगे कि जो कॉपर है ना, उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज करेगा, बिकॉज जैसे ही इसको, अगर मैं केजी की टर्म्स में अगर बात करता हूं, तो जैसे ही इसको लगभग 400 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी, इसका 1 डिग्री राइज कर जाएगा। एक बार और 400 मिलेगी तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक बार और मिलेगी तो 3 डिग्री हो जाएगा। अरे इसका जब तक 4200 जूल नहीं हो जाता है, तब तक ये राइज 1 डिग्री करेगा ही नहीं। सो ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो गुड कंडक्टर होते हैं उनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और जिसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और उनका जो टेम्परेचर है वो जल्दी राइज करता है। इज दैट ओके? अब इन सब में जो वाटर है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, एंड उसकी वैल्यू होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको सिर्फ एक नोट की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि डिफरेंट स्टेट के अंदर जो इनका बिहेवियर है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल पानी की बात करता हूं, तो पानी के अंदर जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। मतलब कि 1 kg पानी ले लो, उसका मुझे 1 केल्विन राइज करना टेम्परेचर, तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वही चीज आइस में है, मतलब आइस क्या है, पानी ही तो है, मतलब सॉलिड स्टेट में है, तो उस कंडीशन के अंदर मुझे जस्ट 2100 जूल केजी पर केल्विन देना पड़ेगा। और वही पानी अगर स्टीम की फॉर्म में, मतलब वेपर की स्टेट में है,
तो सिर्फ 460 जूल ऑफ एनर्जी लगेगी उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट फेज के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये तो हमने थ्योरी के बारे में बात करी है, तो अब एक काम करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इन चीजों को अप्लाई भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कहता है कि एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो मुझे क्यू दिया, क्यू मतलब हीट होता है, हीट मतलब जूल होता है, तो जूल होगा तो मतलब वो क्यू है, तो ये 5000 आ गया। रेज इस टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो कहते हैं कैलकुलेट करो हीट कैपेसिटी। तो मैंने आपको बताया ना बेटा हीट कैपेसिटी क्या होती है। चलो, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, सिंपल याद करो, क्यू इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी, यहां से निकाल लिया करो अपने आप, तो ये सबसे बढ़िया होता है। तो सी डैश क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, क्यू बाय डेल्टा टी। तो बेटा क्यू क्या है 5000, डेल्टा टी क्या है 10 है, लो जी 500। हाँ, एक बात जो याद रखनी है वो है इसका यूनिट, इसका होता है जूल पर, यहां पर डिग्री सेल्सियस बोले ना तो नीचे डिग्री सेल्सियस लिखूंगा, अगर केल्विन होता तो मैं केल्विन लिखता। आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब होता है कि आपको क्यू फाइंड करना है टू राइज टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर। तो मतलब मेरे पास जो मास है वो 2 kg का है, और फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, मुझे चाहिए चेंज इन टेम्परेचर, तो वो होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो 50 माइनस 10 कर देता हूं, आंसर 40 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, बहुत बढ़िया, 4200 जूल पर केजी केल्विन। अच्छा, एक बात आपको मैं और बता दूं, कई बार ना मुझे कई स्टूडेंट ने पूछा था ये चीज, कहते हैं कि सर जब हम यहाँ पे मास लेते हैं कभी कभार हम ग्राम में ही छोड़ देते हैं, कभी कभी हम केजी में लेकर चलते हैं, कभी कभी ग्राम में होता तो केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या देखें कि किस फॉर्म में यूनिट्स होने चाहिए। तो हमेशा आंसर होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट्स देखो, अगर ये केजी में है तो मास केजी में रहने दो, अगर ये ग्राम में है तो मास ग्राम में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मास ग्राम में और ये केजी में है तो मास को केजी में फिर कन्वर्ट करो। हाँ, बात बात रह जाती है बेटा केल्विन की, ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस है तो, लेकिन आप इसको केल्विन लिख सकते हो क्योंकि चेंज है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको चाहे तो 40 केल्विन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चेंज है ना, इस वजह से इंडिविजुअल अगर टेम्परेचर होता तो फर्क पड़ता। तो चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। क्यू हमारा एम सी डेल्टा टी के बराबर होता है, मास यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा आपकी 4200 है, ठीक है। एंड जहां तक बात करते हैं टेंजेंट टेम्परेचर, तो 40 केल्विन यहाँ डाल देंगे, सिंपल सी बात है बेटा। 4 2 8 आ गया, 8 2 16, 1 कैरी, 8 4 32 एंड 1 33, 336 0 0 0 जूल। एंड ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बस हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि सम हीट एनर्जी इज गिवन टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, एंड वाटर है, इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 10 केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू 60 ग्राम ऑफ ऑयल, इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 40 केल्विन। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल गिवन टू वाटर। तो पहले हम पहला पार्टी कर ले फटाफट। सो जैसे मैंने कहा है बेटा कि क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, पानी का जो मास है वो हमें 120 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में दी हुई है, थोड़ा ध्यान से आप देखो, इट इज इन केजी। तो जैसे मैंने कहा इसको हम इस बार कन्वर्ट करेंगे, तो 120 ग्राम है, सो दैट विल बी 120 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो ये आपका केजी में आ गया। तो लीजिए जल्दी से शुरू करते हैं, तो हमारे पास आएगा 120 डिवाइड बाय 1000 और यहाँ पर आपका केजी आ गया है, तो ये आ जाएगा बेटा 4200 जूल पर केजी, और यहाँ पे आ गया बेटा केल्विन आपका नीचे, और चेंज कितना है 10 केल्विन का ही, तो यहाँ पे 10 डाल देता हूँ केल्विन। मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको सेपरेट दिखे। देखिए केल्विन से केल्विन गया, केजी से केजी है, इसलिए कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है।
रह क्या गया, अगर आप ध्यान से देखो तो जूल रह गया। अच्छा, ऊपर से ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यही बस। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 5040 जूल। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गुड। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में पता क्या कहता, सेकंड पार्ट में कहता कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल क्या है। तो फिर से वही Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T ही लगाऊंगा मैं। अब ये Q की क्या बात है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू। तो मतलब क्या कि मैं Q की वैल्यू सेम लूंगा जो मैंने अभी फाइंड करी है। तो दैट विल बी 5040, ठीक है, जूल आ गया, इज इक्वल टू मास 60 ग्राम ऑफ ऑयल है, तो 60 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा मैं यहाँ पे क्योंकि केजी आएगा। ओके, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे फाइंड करनी है और चेंज इन टेम्परेचर 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो जैसे आप यहाँ पर सी को फाइंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2100, दैट इज जूल पर केजी केल्विन, क्योंकि केल्विन के टर्म्स में नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट ए के कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और साथ ही साथ हमने उनके जो कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।